जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस वन लिनियर जो साइंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें आपका पार्ट 1 डाल दिया है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 डाल दिया गया है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन करा दिया गया था। आज हम लोग 200 से 350 क्वेश्चन देखेंगे और 2-3 वीडियो में जो है इसको समाप्त कर देंगे। अब ये वीडियो जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका बिहार पुलिस में साइंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारा क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग 200 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, 201 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक वृत्त पथ का विस्थापन होता है। तो याद रखिएगा कि एक वृत्तीय पथ का जो विस्थापन होता है आपका शून्य होता है। याद रखिएगा वृत्तीय पथ का विस्थापन शून्य होता है। 72 किलोमीटर समतुल्य गति 20 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो याद रखिएगा कि इसको आप 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएगा तो आप 5/18 से, और मीटर से किलोमीटर में जाएगा तो 18/5 से आप गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती t² है तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो एक समान होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन, ठीक है, समानुपाती t² है तो उसका वेग क्या होगा, तो समय के साथ जो है वह समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 205 नंबर। 205 में कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण क्या होगा, तो यह ऋणात्मक हो जाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु है उस पर ब्रेक लगाएंगे तो उसका त्वरण जो है आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो दूरी मापने के लिए जो है आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समान वृत्तीय गति में कह रहा है कि त्वरण की दिशा होती है तो केंद्र की तरफ होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि समान वृत्तीय गति जब आप वृत्त में गति कीजिएगा तो इसका जो त्वरण की दिशा होगा आपका केंद्र की तरफ होता है। आगे कह रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ हमें प्राप्त हो सकता है चाल। अगर विस्थापन और समय का ग्राफ होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, चाल प्राप्त हो जाएगा। वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है विस्थापन और त्वरण, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक आपका मात्रक जरूर देगा क्वेश्चन, ठीक है, तो मात्रक जितना भी है आप लोग सारा रट जाइएगा पूरा एकदम खड़े खड़े। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है तो ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। याद रखिएगा, कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है निर्भर नहीं करता है तो ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। मुक्त रूप से कर रहा है कि गिर रही वस्तु की गति उदाहरण है तो समान त्वरित गति का। अगर कोई वस्तु जो है अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो वस्तु की जो गति होता है उसका उदाहरण क्या होगा, तो समान त्वरित गति से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक पूछ रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है आपका किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा कि 60 किलोग्राम ही होगा। भार उसका बदल जाएगा, तो भार कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 में 60 से गुना कर देंगे तो 60 में 1/6 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 10, यानी कि उसका भार वहाँ पे हो जाएगा 10, लेकिन द्रव्यमान जो है आपका वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, याद रखिएगा। किसी पिंड का भार देखिए, तुरंत क्वेश्चन दे दिया, चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर उसका भार 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा, तो 36 है और 1/6 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 6 = 36, यानी कि 6 किलोग्राम। अब यहीं पे द्रव्यमान कहता तो द्रव्यमान आपका 36 किलोग्राम ही हो जाता। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भार उसका कितना होगा, तो 98.0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान बराबर भार बराबर होता है m/g। ठीक है, 10 किलोग्राम हो गया m की जगह और g का मान होता है 9.8। ठीक है, यहाँ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको 98 न्यूटन। कोई कण कह रहा है कि त्रिज्या वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 1r हो जाएगा। एक पिंड का वेग अगर u ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो u² / 2g हो जाएगा।
आगे देखिए, बल और गति के नियम से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा दिया गया है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। गति का दूसरा नियम आपका संबंधित है संवेग से। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। गति कुल कितने नियम है? तो गति के कुल 3 नियम है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति किस नियम पर आधारित है? तो आपका तृतीय नियम पर। ठीक है, बंदूक जो प्रतिक्षेपण जो हम लोग गोली छोड़ते हैं तो आपका तृतीय नियम का उदाहरण है, न्यूटन का तृतीय नियम। किसी वस्तु पर कराए कि कुल बल शून्य लगने से उसका संक्षिप्त रहता है संवेग, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कराए कि संवेग जो होता है आपको संवेग बराबर होता है m इंटू v। संवेग बराबर यानी कि वेग और द्रव्यमान। ठीक है, चलिए किसी विलग निकाय में कराए कि संरक्षित रहता है तो आपका संवेग जो है संरक्षित रहता है। घर्षण बल हमेशा गति के लगती है उल्टी दिशा में, याद रखिएगा कि घर्षण अगर आप इधर चल रहे हैं तो घर्षण बल आपका विपरीत लगता है। आगे यहाँ पे दिया है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक वस्तु में कहा है कि बल लगने से उसकी खाली स्थान परिवर्तित होती है तो आपका गति। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? तो आपको त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? तो आपको आकृति परिवर्तित हो सकता है संतुलित बल से। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। याद रखिएगा कि बल की परिभाषा आपको प्राप्त होता है। किसी वस्तु के वेग को दुगना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? तो दुगना हो जाएगा, उसका संवेग भी आपका दुगना हो जाएगा। बल बटे त्वरण का राय कि हमेशा प्राप्त होता है तो आपको द्रव्यमान। संवेग परिवर्तन की दर को क्या आप कहते हैं? तो आपको बल बोला जाता है संवेग परिवर्तन की दर को। एक ऐसा गुण जिससे कह रहा है कि कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है, क्या कहलाता है? तो वो आपको जड़त्व कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है तो उसे जड़त्व बोला जाता है। आगे कह रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोधित करती है। याद रखिएगा, कह रहा है किसी पिंड का जो जड़त्व होता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोधी करता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में है, एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति जो है आपका त्वरित है। याद रखिएगा, गति जो हो जाएगा त्वरित हो जाएगा। रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर यह जो है रॉकेट काम करता है। अब देखिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण से जितना भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपको यहाँ पर सारा मिलेगा। किसी वस्तु को कह रहा है कि पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो इसका कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? तो याद रखिएगा न्यूटन के द्वारा जो है यह नियम दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.673 गुना 10 के घात -11 होता है। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 244 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है 5 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो 30 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका दाब का मात्रक हो जाएगा। और दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो पास्कल भी होता है। याद रखिएगा, दबाव का पास्कल भी होता है और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। किसी वस्तु का कह रहा है कि तैरना किस नियम पर आधारित है? तो उत्प्लावकता का नियम। ठीक है, पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 10 के घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका होता है पानी का अपेक्षित घनत्व। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर जो द्रव के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब जो है उतना ही बढ़ जाता है? यह पास्कल का नियम है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से रट जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी आपका संभावना है। ठीक है,
पृथ्वी के सतह के कह रहा है कि ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो घट जाता है, नीचे आने पर वह बढ़ जाता है। द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। याद रखिएगा कि द्रव के अंदर जाने पर दाब जो है आपका बढ़ जाता है। पृथ्वी के सतह से कह रहा है कि नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो आपको घट जाएगा। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो होते हैं कि वेग किसी भी क्षण समान हो सकते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है विषुवत वृत्त पर आपका न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि किस जी का मान जो है आपको न्यूनतम कहाँ होगा, तो विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है। आगे कह रहा है कि दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंड के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी के समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। F Gm बटे में d², जहाँ G क्या होगा, तो प्राकृतिक का स्रोतिक नियतांक हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच जो है ये होता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो आपका गुरुत्वीय बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल जो है कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको सर्वोच्च गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, यानी कि बड़ा जी कहलाता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 600 आपका यहाँ पे हो जाएगा 62 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो होता है आपका शून्य होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है आपका शून्य होता है। किसी पिंड का कह रहा है कि वायु में भार अगर 10 न्यूटन है तो जल में पूरा डूबने पर इसका भार जो केवल 8 न्यूटन है। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपका जूल हो जाता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है आपका ऋणात्मक। बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य आपका क्या होगा, तो शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो आपका mgh होता है। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgh होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रा का आपका जूल होता है। आगे का रहा है कि ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ये आपको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई से संबंधित जितनी भी ऊर्जा है उसको बोला जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। गतिज ऊर्जा कहेगा तो हाफ mv²। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, ये भी आपका जूल प्रति सेकेंड ही होता है। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, तो ये बोला जाता है आपको शक्ति। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि एक यूनिट का अर्थ क्या है, तो किलोवाट घंटा। एक यूनिट का अर्थ है आपका किलोवाट घंटा। 1 हीटर को घोषित शक्ति कह रहा है कि 1 हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है, तो उस घंटे में यह कितना ऊर्जा उपयोग करेगा, तो याद रखिएगा आपको 10 यूनिट। अगर इस टाइप का मैथ रहे तो सबको गुना कर दीजिएगा और 1000 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के सतह से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है, नीचे आएंगे तो घट जाता है। पृथ्वी कह रहा है कि सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो आपका शून्य होता है। अगर पृथ्वी की सतह पर पूछेगा स्थितिज ऊर्जा तो है आपका शून्य होगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है, अचर रहता है। याद रखिएगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होगा, अचर रहता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल या न्यूटन मीटर होता है कार्य का मात्रक। सामर्थ्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो वाट या जूल होता है आपको सामर्थ्य का मात्रक। याद रखिएगा, पूछ रहा है कि सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो आपको वाट या जूल होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये आपको ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ रहा है तो आपका 1/2 mv² होता है आपका गतिज ऊर्जा का।
चलिए यहाँ पे दिया है 283। कह रहा है घड़ी के चाबी देने पर किस ऊर्जा का संग्रह होता है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, घड़ी में अगर चाबी देंगे तो कौन सी ऊर्जा संग्रह होता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो वह हो जाएगा घट जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो वह नियत रहती है। शक्ति किस प्रकार का भौतिक राशि है, तो शक्ति आपका अदिश राशि होता है। जूल के स्थान पर किस मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको न्यूटन मीटर का याद रखिएगा, जूल के स्थान पर न्यूटन मीटर। चलिए यहाँ पे दिया है कि एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन की शक्ति कितनी होगी, तो आपका 25 वाट हो जाएगा। ठीक है, भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी वस्तु का वेग अगर दुगना कर दिया जाए तब परिणाम जो होगा उसका गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो वो भी दुगना हो जाता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर। जब कोई पिंड का राय के मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, तो कुल ऊर्जा आपका अचर रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांध में संग्रहित जल जो होता है आपको स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बांध में जो जल संग्रहित रहता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा का जो है मतलब उदाहरण है। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें क्या होगा, तो आधी स्थितिज और आधी गतिज हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्वनि से रिलेटेड, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो आपका 0 होता है। एकांक समय में कराई के होने वाले दोलनों की कुल संख्या कहलाती है, तो आपको आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो आपका हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि मानव में ध्वनि की श्रोता औसत परास कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है मानव जो है ध्वनि सुन सकता है। एकांक क्षेत्रफल से कह रहा है कि 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आपका होता है तीव्रता। कह रहा है कि एकांक क्षेत्र से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को ध्वनि की कहते हैं तीव्रता। बाहरी कान को कहते हैं आपको कर्ण पलव, बाहरी जो कान दिखता है उसको कर्ण पलव बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो आपको ध्वनि के संचरण के लिए जो है आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे जो होता है अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, जबकि वही प्रकाश तरंगे कहेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानव कान में कह रहा है कि किस भाग का द्रव भरा रहता है, तो आपको कर्णवृत्त में, कर्णवृत्त में। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। कण के कह रहा है कि कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंगों में होता है, तो आपको अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कण के कंपन की दिशा तरंग दिशा के लंबवत किस तरंगों में होता है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में। संघन माध्यम में कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है, तो आपको बढ़ जाती है संघन माध्यम में। आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता क्या होगा, तो ध्वनि की तीव्रता भी आपका बढ़ जाएगा। तरंग में कह रहा है कि क्या संचरित होता है, तो आपका संवेग और ऊर्जा। ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है, तो बाधा का पता लगाने और नेविगेशन शामिल में। ध्वनि की भरी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है आपको प्रस्रव्य तरंगों का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया गया था। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कह रहा है कि चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा की गति क्या होगी, तो आपको आवर्त गति होती है, याद रखिएगा आवर्त गति। किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, तो केवल अनुदैर्घ्य तरंग, याद रखिएगा। ध्वनि जहाँ कहेगा वहाँ, अब यहाँ पे गैस कह रहा है और ध्वनि में भी अनुदैर्घ्य होता है, प्रकाश में अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तरंगे 2 श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो आपको तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, ऐसे अनुप्रस्थ तरंग चलती है तो वही करेगी 2 श्रृंग के बीच क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य होता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी होती है, तो केवल अनुप्रस्थ तरंग होती है, याद रखिएगा सिर्फ केवल अनुप्रस्थ तरंग। वायु में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसे होती है,
तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो आपको ठोस में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। सोनार का उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों में, याद रखिएगा सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या होता है? तो हेपेटाइटिस होता है। अगर संक्रमित जल हम पिएंगे तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है आपको मधुमेह। आयोडीन की कमी से होता है आपको घेंघा रोग। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आपको आयरन की कमी से। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है आपको। एंटीबॉडी का निर्माण किस किस कोशिका के द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइटस के द्वारा। बीसीजी टीका का प्रयोग करा है कि किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। कॉलरा किसका कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा कि लीवर को पीलिया आपको प्रभावित करता है। टिटनस में कौन सा रोग होता है? तो आपको जीवाणु के कारण टिटनस रोग होता है। आगे कह रहा है कि डिप्थीरिया कौन सा रोग है? तो आपको संक्रामक रोग है डिप्थीरिया, याद रखिएगा संक्रामक रोग है। टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सोलमेनेला के द्वारा होता है आपको टाइफाइड। रेबीज वाहक है आपको विषाणु के द्वारा। रेबीज होता है आपको विषाणु के द्वारा। प्राकृतिक संपदा दिया है तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो सौर ऊर्जा। जितना भी समाप्त नहीं होगा वो सब आएगा नवीकरणीय ऊर्जा में। लाइकेन कहाँ पाया जाता है? तो आपको पत्थर में या पेड़ पौधे में भी लाइकेन पाया जाता है। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक गैस कौन सा है? तो CO2 आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह का। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत में आपका ओजोन परत पाया जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पृथ्वी का औसत तापमान हो जाएगा। वायुमंडल सुरक्षा कवच कौन सा है? तो आपका ओजोन करता है, यानी कि O3। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस कौन सा है? तो आपका CO2 हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस। चलिए यहाँ पे 340 क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जल चक्र संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? तो आपको वाष्पन के द्वारा होता है जल चक्र। जैव मंडल में कह रहा है कि पोषक तत्व एवं पदार्थ का प्रवाह कौन सा होता है? तो आपका चक्रीय होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? तो आपको राइजोबियम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपको कहलाता है नाइट्रीकरण। ठीक है, दलहन फसल से खेत को प्राप्त होता है नाइट्रेट। दलहन जहाँ फसल होगा वहाँ खेत से प्राप्त होता है आपको नाइट्रेट। फसल फल सब्जी और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हार्टिकल्चर कहलाता है। जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाया जाता है आपको खरीफ फसल। ठीक है, पौधे में पोषक आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो आपको मृदा के द्वारा, यानी कि मिट्टी के माध्यम से। दूध उत्पादन में कार्य की वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है? तो आपका श्वेत क्रांति हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है? तो आपको नीली क्रांति। मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है? शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। कुक्कुट का आहार आवश्यक अवयव कौन से होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण। गाय की देसी नस्ल कौन सी है? तो साहिवाल जो है आपका गाय का देसी नस्ल हो जाएगा। गाय का विदेशी नस्ल कौन सा है? तो आपका जर्सी। गाय का संकर नस्ल कौन सी है? तो फ्रिसवाल। और कह रहा है कि कौन सा मीट जल की मछली नहीं है? तो हिल्सा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये इतना तक आज हम लोग देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जहाँ रासायनिक अभिक्रिया और जो है समीकरण को देखेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।